सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 22। और आज के इस लेक्चर में हम एक नया आर्टिकल या फिर कह सकते हो आप नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे एनवेलपिंग कोन। एनवेलपिंग कोन क्या होता है ये समझेंगे और फिर एनवेलपिंग कोन पे एक क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं हम एनवेलपिंग कोन। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको इसको समझा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज डेफिनेशन लिखने मतलब डेफिनेशन से आप उतना इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। देखिए, इसमें आपको कोई एक सरफेस ले लेनी होती है। अब ये हर बार यही नहीं होगा कि हर बार आपको एक पर्टिकुलर टाइप की सरफेस लेनी है, आप किसी भी तरह की सरफेस ले लो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि हमारा आपको समझाना इजी हो, हम स्पीयर लेते हैं। स्पीयर क्या है? एक सरफेस है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्पीयर है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक। तो आप समझ जाइए कि ये जो है हमने शेड कर दिया है कि ये क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सरफेस है और स्फीयर है, ठीक। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एक पॉइंट है। अब इस सरफेस को एनवेलपिंग कोन का मतलब क्या होता है? इस सरफेस को एनवेलप करना है ना, मतलब कि ढकना है। तो वो ढकने वाला जो कोन है उसको हम क्या कहेंगे? एनवेलपिंग कोन। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचें जो कि इस स्फीयर के जस्ट टेंजेंट हो, है ना, यानी कि इस स्फीयर को जस्ट टच करते हुए जा रही हो। सिमिलरली यहां से हम इस तरफ भी लाइन खींचें, यानी कि हर तरफ स्फीयर के ऐसी टेंजेंट्स इस पॉइंट से हम खींचें जो कि क्या हो? स्फीयर के टेंजेंट हो। तो आप देख सक रहे हैं कि अगर इस तरह से ढेर सारी लाइंस हम खींचे स्फीयर पे, है ना, तो ये क्या करेगा? हमारे स्फीयर पे ये एक कोन जनरेट कर देगा और इसी कोन को हम क्या कहते हैं? इस सरफेस का एनवेलपिंग कोन, ठीक। यानी जिस सरफेस को ये एनवेलप कर रहा है उस सरफेस को एनवेलप करने वाला कोन, और उसको हम क्या कहेंगे? एनवेलपिंग कोन कहेंगे। इस कोन का वर्टेक्स हमारा ये वर्टेक्स कहलाएगा सिंपल, और ये हमारा एनवेलपिंग कोन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि कोई भी सरफेस को एनवेलप करने वाला, या फिर अगर कोई भी कोन है जिसकी जो जनरेटिंग लाइन है वो किसी सरफेस के हमेशा टेंजेंट बनी हुई है ना, वो किसी भी सरफेस के हमेशा टेंजेंट बनी हुई है, तो वो कोन जिसकी वो जनरेटिंग लाइन थी वो हमारे उस सरफेस के क्या है? एनवेलपिंग कोन है। तो आइए चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन drawn from a fixed point drawn from a fixed point to the surface is called enveloping कोन, इज कॉल्ड एनवेलपिंग कोन। अब यहां पे बताया गया है कि इज कॉल्ड एनवेलपिंग कोन ऑफ द सरफेस, भी लिख लीजिए, ऑफ द सरफेस विथ फिक्स्ड पॉइंट एज इट्स वर्टेक्स, ठीक। ये फिक्स पॉइंट्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा इस कोन का। ये हमारा कोन है, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स में।
अब आपको एक क्वेश्चन टाइप का है, क्वेश्चन के फॉर्म में है ये आर्टिकल, हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, find the equation of enveloping cone to the surface x square plus y square plus z square minus a square is equals to 0 with vertex alpha beta gamma, ठीक, with vertex alpha beta gamma। तो ये क्या है, एनवेलपिंग कोन का सरफेस है और वर्टेक्स हमें बताया गया है कि एनवेलपिंग कोन का वर्टेक्स ये होगा, जैसे वर्टेक्स हमको बताया गया है और सरफेस हमको ये सर्किल हमारा, ये सर्किल कह रहा हूँ, स्फीयर हमारा हमको गिवन है। अब हमको कह रहा है कि ये कोन का इक्वेशन हमको बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सरफेस की इक्वेशन है ये एक सर्किल की, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है ना। अगर यहाँ पे आपको कोई और इक्वेशन भी गिवन होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं और इसी सॉल्यूशन में ही हमारा यह आर्टिकल एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन निकालने का जो आर्टिकल है वो कवर हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमको क्या है, द गिवन पॉइंट, जो हमको वर्टेक्स गिवन है, द गिवन पॉइंट इज ओ अल्फा बीटा गामा। हम क्या मान रहे हैं, जो हमारा वर्टेक्स है वो क्या है, ओ है, अल्फा बीटा गामा। हम इस तरह से मान ले रहे हैं कि ये जो हमारा इस कोन का गाइडिंग कर्व है, जिसपे ये जो हमारा जनरेटिंग लाइन है, ये टेंजेंट है, वो हमारा इस तरह से है, ठीक। और ये हमारा आया है कोन की जनरेटिंग लाइन और ये वर्टेक्स है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओ से डिनोट कर रहे हैं और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ये गिवन है हमको, ठीक। अब फिर आप क्या लिखते हो, सरफेस की इक्वेशन लिख देते हैं हम। तो सरफेस की इक्वेशन हमको गिवन क्या है, सो इक्वेशन ऑफ द सरफेस वो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी किसके इक्विवेलेंट है, एस के इक्विवेलेंट मान लीजिए, ठीक। तो एस के, ये हमने 3 लाइन खींची है, इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वेशन जो है ये हमारे सरफेस की इक्वेशन के बराबर है और एस हमारा डिनोट करता है सरफेस की इक्वेशन, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए ये वाली, है ना, क्योंकि हमें एक पॉइंट पता है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हम खुद से मान लेते हैं LMN। सो यहाँ पे आप लिखिए let us take LMN as direction ratios of the generator of the enveloping cone। हम मान लेते हैं कि हमारे जो एनवेलपिंग कोन की जो जनरेटर है उसका DRS हमने क्या मान लिया है, खुद से LMN खुद से माना है। तो लास्ट में जाके आपको पता होना चाहिए कि हमें इसको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो LMN हमने अभी क्या माना है कि एनवेलपिंग कोन का हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं जनरेटर के एनवेलपिंग कोन के। तो अब जो हमारे जनरेटर की इक्वेशन हो जाएगी एनवेलपिंग कोन की, वो किस तरह से हो जाएगी, हमको उस लाइन पे एक पॉइंट पता है अल्फा बीटा गामा और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने खुद से मान लिए, तो हमारे पास वो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर of enveloping cone will be, enveloping cone की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन में L इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन में m इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन में n। ये हमारी इस k के इक्वल ले लेते हैं, k मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, k के बराबर है और इसको हम ले दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब ये हमारी क्या है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई, लाइन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। और ये हमारी क्या है, सरफेस है, जो आप ऐसे बना सकते हो कि अगर चाहो तो, है ना। ये हमारी क्या है, सरफेस है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, सरफेस को हमने दिया है, ठीक है। अब ये आप यहां से करिए कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो किस फॉर्म में होगा। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन will be in the form of किस फॉर्म में होगा कोई भी पॉइंट इस लाइन का, के एल प्लस अल्फा, सो अल्फा प्लस के एल क्वामा बीटा प्लस के एम क्वामा गामा प्लस के एन। सो इस फॉर्म में हमारे कोई भी पॉइंट इस लाइन के इस फॉर्म में होंगे, है ना। यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस के एल की तरह लिखा जा सकता है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा प्लस के एम की तरह, और जेड कोऑर्डिनेट गामा प्लस के एन की तरह उसका लिखा जा सकता है। यहाँ तक आपका आ गया। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट, मान लेते हैं आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे इस लाइन पे है, तो इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स इसी तरह के इसी फॉर्म में होंगे, और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ये हमारे इस सरफेस पे भी लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। जब अगर ये पॉइंट हमारे सरफेस पे लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस सरफेस पे सेटिस्फाई कराएंगे। सो इफ, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ द लाइन 2 मीट्स द सरफेस 1, अगर लाइन हमारी लाइन 2 जो हमारा सरफेस 1 पे मीट कर रही है, इसका मतलब कि लाइन 2 पे कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे सरफेस की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। देन वी हैव x की जगह पे, मतलब कि ये x, y, z की तरह अगर इसको हम ट्रीट करें तो यहाँ पे x, y और z की वैल्यू को हम इनकी वैल्यूज के तरह यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या होगा, ये s की जो इक्वेशन होगी ये हमारे, इसमें अगर हम ये सारे पॉइंट्स पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस के एल का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस के एम का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस के एन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक, ये आ गया। अब फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इससे हमने कॉमन ले लिया। फिर अगला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो बी स्क्वायर करेंगे तो यानी कि बी, मतलब यहाँ पे क्या है, के एल है, यहाँ पे बी क्या है, के एम है, और यहाँ पे बी क्या है, के एन है। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह से इसको कंपेयर करें तो उससे, उस फॉर्मूले से, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर एल स्क्वायर, के स्क्वायर एम स्क्वायर और के स्क्वायर एन स्क्वायर मिलेगा। तो के स्क्वायर सबसे कॉमन लिए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिला। अब आपका 2 अल्फा के एल, 2 बीटा के एम और 2 गामा के एन आ जाएगा, तो के कॉमन ले लेंगे। सो क्या बचेगा, 2 अल्फा एल प्लस 2 बीटा एम प्लस 2 गामा एन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो के एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ 2 अल्फा एल प्लस 2 बीटा एम प्लस 2, या 2 कॉमन ले सकते थे, है ना, तो यहाँ पे 2k कर लीजिए, 2k अल्फा एम प्लस बीटा एम प्लस गामा एन माइनस, नहीं प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के में, है ना, के स्क्वायर इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट, फिर के इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। यानी कि ये किस तरह से है, ये हमारी है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y, z, अरे सॉरी, इन
के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हमारी कहाँ से मिली है, ये हमारी मिली है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे, किसके अकॉर्डिंग, लाइन 2 के अकॉर्डिंग। अगर हम उस पॉइंट के लाइन 2 के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट थे उसको हम स्फीयर की इक्वेशन में या फिर जो भी गिवन सरफेस है उसकी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए, तब हमको ये जो है ये इक्वेशन मिली है। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि अगर हमने देखिए स्फीयर्स में आपको पढ़ाया था, ठीक, अब जिन्होंने स्फीयर्स नहीं पढ़ा है उनको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। स्फीयर्स में हमने बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए स्फीयर वाला जो हमारा आर्टिकल था, उसमें हमने बताया था कि जब अगर कोई लाइन, मान लीजिए एक स्फीयर है और अगर कोई लाइन स्फीयर को 2 पॉइंट से कट कर रही है तो इसके की 2 अलग अलग वैल्यूज आती हैं, है ना। इस तरह स्फीयर्स में भी हमारी क्या बनती थी, एक इक्वेशन बनती थी क्वाड्रेटिक, और फिर के की वैल्यू पर डिपेंड करता था कि वो लाइन हमारे स्फीयर को कट कर रही है कि नहीं। अगर कट कर रही होती थी 2 पॉइंट पे तो हमारा क्या आता था, इस के की 2 डिफरेंट वैल्यूज आती थी, यानी जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफरेंट रूट्स आते थे, है ना, और डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते थे। अगर हमारा स्फीयर है और जो हमारी लाइन है इसको कट नहीं कर रही, कहीं दूर से जा रही है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आते थे, यानी के की वैल्यू हुई होती है रूट, है ना, तो के की वैल्यू जो आती थी वो क्या आती थी, इमेजिनरी आती थी। लेकिन अगर हमारे इस स्फीयर पे टेंजेंट कोई लाइन अगर जा रही है, एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है, तो इसके रूट्स क्या आते थे, इक्वल आते थे, है ना, और रियल आते थे, रियल एंड इक्वल आते थे। सो यहाँ पे आपका क्या केस है कि जितनी भी आपकी ये जनरेटिंग लाइंस होंगी ना, क्योंकि एलिमेंट तो आपको बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा, खुद से माना है, तो इस लाइन का अगर आप एलिमेंट चेंज करते जाएंगे तो ध्यान देंगे ये लाइन ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, है ना, एलिमेंट चेंज करने पे ये लाइन रोटेट करेगी और ये एक एनवेलपिंग कोन बनाएगी हमारे लिए, है ना, एनवेलपिंग कोन हमारे लिए तैयार करेगी। अब बात क्या आती है कि ये लाइन हमारी टेंजेंट हर वक्त टेंजेंट बनी रहेगी इस सरफेस पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, है ना, वो क्या आएंगे, अगर जब वो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे और रियल आएंगे, तभी जो हमारी लाइन 2 है वो टेंजेंट, हमेशा टेंजेंट बनी रहेगी इस सरफेस के। ठीक, फिर से अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आएंगे, तभी हमारी जो लाइन 2 है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जनरेटर लाइन, ये हमारा तभी हर वक्त इस सरफेस पर टेंजेंट रहेगी, और अगर हर वक्त टेंजेंट रहेगी तभी हमारा कोन, एनवेलपिंग कोन को डेवलप कर पाएगी, है ना, एनवेलपिंग कोन को जनरेट कर पाएगी। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि सिंस, इस पेज पे ही लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, सिंस द लाइन 2 is tangent line to the surface if and only if, अगर सिर्फ और सिर्फ तभी होगी, टेंजेंट जो लाइन 2 है ये हमारे सरफेस के हर वक्त टेंजेंट तभी रहेगी जब हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो, b² = 4ac वाली। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का b कुछ और है, ये 2 × αl + βm + γn हमारा b है, a हमारा क्या है, l² + m² + n² है, और c हमारा क्या है, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, c है ना। कोई भी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0, और अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे इक्वल एंड रियल होते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, है ना, और ये अगर 0 के बराबर हो गया तो b² किसके बराबर हो जाता है, 4ac के, यानी कि इक्वल और रियल रूट्स के केस में b² = 4ac आता है हमारी इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, लाइन 2 को हर वक्त टेंजेंट, ये तो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी कि लाइन 2 हमारी हर वक्त टेंजेंट रहे हमारे इस सरफेस पे, है ना, तो उसके लिए हमको इस इक्वेशन के b का स्क्वायर 4ac के इक्वल रख के देखना होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये मेरा रफ में मैंने समझाया है बस आपको, है ना, तो अगर आप चाहते हो तो इसको नोट कर लो साइड में, तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के। ये एक्चुअल में एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल का ये सॉल्यूशन जो है
क्वेश्चन वाइज हमने ये आर्टिकल को लेके डिस्कस कर लिया है। तो चलिए यहां तक हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को रखते हैं। इस इक्वेशन का b क्या है, 2 इंटू अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन, यानी कि 2 इंटू अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन का होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर। तो b तो ये था, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। 4 टाइम्स ऑफ a क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और c क्या है यहाँ पे, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। हमने यहाँ पे ये कंडीशन प्रूफ करवाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 इंटू अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। आपके पास ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और अब जो बचा आपके पास इसको आप ले लीजिए। इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गई थी, इक्वेशन 2 हो गई थी आपकी। देखिए इक्वेशन 2 आपकी हो गई थी, है ना, और इसको आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। ठीक, इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 की तरह लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपकी इस इक्वेशन में एल एम एन मौजूद है। इसका मतलब क्या है, और एल एम एन आपने क्या किया था, खुद से माना था। यहाँ देखिए लेट अस टेक, हमने खुद से एल एम एन माना है, तो अब हमको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा एल एम एन को। तो एल एम एन को अब अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो एल की जगह पे हम एक्स माइनस अल्फा, एम की जगह पे हम वाई माइनस बीटा, और एन की जगह पे हम जेड माइनस गामा रख सकते हैं, अगर के की वैल्यू 1 ले लें। तो हम चलिए यही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम इक्वेशन 3 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमारी लाइन की जनरेटर की इक्वेशन थी, है ना, जनरेटर लाइन की। तो इक्वेशन नंबर 2, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या कि L विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा, M विल बी इक्वल टू y माइनस बीटा एंड N विल बी इक्वल टू z माइनस गामा। ठीक, तो ये चीज़ हम पुट करेंगे L M N की जगह पे। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा, और ब्रैकेट क्लोज, और इन सब का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। अब ये होती है आपके किसकी इक्वेशन, एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन। अब भैया ये तो बहुत ही बकवास सी इक्वेशन आ गई, है ना, इसको याद कैसे करें, है ना, या फिर क्या निकल के आया ये एनवेलपिंग कोन के उससे, ये तो कुछ याद रहने वाला चीज है ही नहीं जिसको हम याद कर पाए, है ना, बहुत टफ सा आ गया है ये। कौन सी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन को इतना बड़ा याद करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही कह सकते हैं आप सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या किया था, हमने इसको जो है S डिनोट किया था। आप इसको पहले इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 क्या है, एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आ गई है। ठीक, अब बस इसको तो हम ट्रिक बताते हैं आपको कि आप इसको कैसे थोड़ा और इजी कर सकते हो, और काफ़ी इजी हो जाएगा, सबसे इजी हो जाएगा ये, बहुत आराम से एकदम चुटकियों में होने वाला टॉपिक हो जाएगा। तो आप इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे
जो आपकी इक्वेशन नंबर 5th है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन 5th इज द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन ऑफ द सरफेस 1। जो आपने सरफेस 1 मानी है, ये वाली जो सरफेस 1 थी, इस सरफेस का एनवेलपिंग कोन है क्या, हमारा ये इक्वेशन नंबर 5। अब सरफेस 1 विथ वर्टेक्स भी लिख लीजिए, विथ वर्टेक्स अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपकी सरफेस किसके इक्विवेलेंट थी, आपकी सरफेस की जो इक्वेशन है सरफेस एस थी। सरफेस एस की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी, ठीक है ना। इतने इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी आप केवल इतना ले लीजिए, सरफेस एस किसके इक्विवेलेंट थी, इतने इज इक्वल टू 0 के इक्वल थी। फिर आप एक नई सरफेस या फिर एक S1 डिनोट करते हो, और ये S1 किसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये ट्रिपल जो 3 तरह की डंडी होती है ना, इक्वल की तरह लिखती है, ये इक्वल नहीं इक्विवेलेंट का साइन होता है कि इसी के बराबर है ना। बराबर तो मतलब इक्वल कह सकते हैं, इक्विवेलेंट आप समझ रहे होंगे क्या अर्थ होता है इसका। तो S1 आपको क्या रखना है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये आपको S1 के इक्विवेलेंट लेना है। अब T यहाँ पे आपको एक और भी S1 जैसे आपने डिफाइन किया है, ऐसे ही आपको T डिफाइन करना है। T किसके इक्विवेलेंट है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर के, ठीक। अब यहां से आप देखिए ध्यान से कि आपके ये 3 चीज हमने डिफाइन की, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सरफेस है ना, वो आपको इतना ही पोर्शन केवल, मतलब कि 0 के इधर हर चीज लेते आइए सरफेस के, ठीक। और उसके बाद ये 0 वाला पोर्शन हटा दीजिए। तो S को आपको इस तरह से डिफाइन करना है, S1 को इस तरह से और T को इस तरह से। अब यहाँ पे पहले देखिए आपको कि है क्या ये, मान लीजिए हमने डिफाइन किया, अभी याद कराऊंगा कि S1 और T को भी कैसे डिफाइन करना है। अभी आपको सब समझ में आने लगेगा, बस आप देखते जाइए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ये हमने S डिफाइन किया, ये हमने S1 डिफाइन किया और ये हमने T डिफाइन किया। S डिफाइन किया, केवल इतना पोर्शन लेना है सरफेस का, तो ये चीज हम हटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अब इसके बाद आप क्या करते हो, T माइनस S1 फाइंड आउट करो। T माइनस S1 फाइंड आउट किया, और ये कितना आया हमारा, ये आएगा अल्फा बाहर ले लें अगर, तो x माइनस अल्फा, हाँ x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर ले ले तो y माइनस बीटा, और फिर प्लस गामा यहाँ पे बाहर ले ले तो z माइनस गामा आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5 थी, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इक्वेशन नंबर रोमन नंबर में डालिए, इक्वेशन नंबर 1, और फिर आप इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2, और T को छोड़ के आप इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब आप क्या करना है, आपको ऑन ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करना है, इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करना है आपको, सॉरी माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, ये चीज आपको ऑपरेट करनी है। तो इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, S है ना। तो S माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3, ये हो जाएगा आपका 2S1 माइनस 2T, है ना। तो 2S1 माइनस 2T, और फिर माइनस ऑफ 2, यानी कि माइनस नहीं 2S1 प्लस में होगा ना, प्लस 2S1 फिर माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 क्या है, माइनस ऑफ S1। अब ये किसके बराबर आएगा आपके, ये आएगा आपका S माइनस 2T
2t प्लस S1, ठीक, इसके बराबर आ जाएगा। अब आप ये चीज अगर ऑपरेट करोगे ना, तो अब चलिए हम ये सब राइट हैंड साइड भी इस, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड का भी किया, अब राइट हैंड साइड भी हम ये चीज करते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देख के लिख लेता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना ही आएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज थोड़ा सा फालतू में टाइम वेस्ट करना है ना, उतना सही वर्थ इट नहीं होगा, प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक। यानी कि ये इस तरह से आपने जो है ये तीन चीज पहले तो डिफाइन की है ना। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको क्या कैसे याद करना है। अब उसके बाद आपने ये चीज ऑपरेट की। अब ये चीज ऑपरेट करने के बाद आप अगर ढंग से देखो तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 5 इज रिटन एज, इक्वेशन नंबर 5 को किस तरह से लिख रहा है, t माइनस S1 का होल स्क्वायर है ना, t माइनस S1 सेम चीज आ रही है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस 2t प्लस S1 इंटू S1 है ना, क्योंकि ये चीज ही है ये, और फिर इंटू S1, तो S1 हमारा तो ये है, ठीक, ये इसके बराबर लिखा जा रहा है। अब यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो t स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर माइनस 2t S1 इज इक्वल टू s इंटू S1 माइनस 2t S1 प्लस S1 स्क्वायर, तो 2t S1 माइनस 2t S1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और S1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पे कितना आया आपके पास बच के कि t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s इंटू S1 आपके पास बच के आ गया। यही इक्वेशन थी जिसको आपने सॉल्व करके ये बनाया, ठीक। तो यानी कि आप कैसे याद कर सकते हो, ये क्या है, आपकी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द ENVELOPING एनवेलपिंग कोन ऑफ सरफेस S, सरफेस S की इक्वेशन है। एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन क्या है, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s इंटू S1, ये क्या है, एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन है, किस सरफेस की, सरफेस S की, ठीक, सरफेस S विथ वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे बात करनी है कि S1 और T क्या है, क्योंकि अगर आप S1 और T को लिखना आराम से जान जाओगे तो फिर अगर आपको कोई भी कहे कि आपकी ये गिवन सरफेस है, इसकी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन बताओ इस वर्टेक्स के साथ, तो आप आराम से T लिख लो पहले, फिर S1 लिख लो, फिर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू S सरफेस गिवन ही होगी इंटू S1 कर दोगे तो आपका एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि T और S1 कैसे लिखा जाता है। तो S तो आपकी क्या है, देखिए यहाँ पे ये चीज मैं ब्लैक से लिखूंगा क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है ना। तो S आपका क्या है, S आपका यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस, इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस, ठीक। अब फिर S1 क्या है, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इन द इक्वेशन ऑफ सरफेस S। तो आपका क्या आ जाएगा, S1 हो जाएगी। देखिए सरफेस की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी, उस सरफेस की इक्वेशन पे आपने क्या रखा, एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फा बीटा गामा, यानी कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रख दिए, तो आपकी S1 मिल गई आपको, ठीक। क्योंकि S1 और T ही आ जाए तो आप एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आराम से लिख लोगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला याद करने में तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s इंटू S1 है ना। तो आपने S1 आपको गिवन सरफेस है, S आपकी क्या है, गिवन सरफेस है, S1 क्या है,
कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा पॉइंट का, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ले अगर, और उसको हम S वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दे तो हमको S1 वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब T क्या है? T है आपका टेक 1 x, y, z and take 1 x, y, z as alpha beta gamma and leave LEAV and leave other x, y, z of the equation, other x, y, z of the equation S as it is। ये कुछ नहीं समझ में आया भैया। देखिए T आपकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये उसका तरीका बता रहा है। तो जो आपकी S वाली इक्वेशन है, गिवन सरफेस की जो इक्वेशन है उनमें से देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर है, ठीक। तो जहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है ना, केवल उन्हीं टर्म्स को आप पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर x स्क्वायर में से 2x है, x इंटू एक्स होता है, तो एक x तो एज इट इज रहने दीजिए और एक x को आप अल्फा से एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक x को अल्फा से एक्सचेंज कर दिया और दूसरा x एज इट इज रहा, तो अल्फा इंटू एक्स हो गया। सेम आपको y के साथ करना है, लेकिन अब की बार बीटा के साथ एक्सचेंज करना है, ठीक। तो y इंटू बीटा इंटू वाई हो गया और z के साथ क्या हो गया, गामा इंटू जेड हो गया, माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहा। तो ये आपका t निकालने का भी तरीका आपको पता लग गया। काफी इजी है। क्या करना है, सरफेस गिवन होगी, उस सरफेस की इक्वेशन लिख देनी है, उसको S से डिनोट कर देना है। फिर S1 लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका वर्टेक्स है उसका अल्फा बीटा और गामा यानी कि x y और z कोऑर्डिनेट लेना है और आपकी सरफेस की इक्वेशन के x y z से रिप्लेस कर देंगे तो आपकी S1 वाली इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको t निकालना है, t की इक्वेशन मतलब निकालनी है। तो t की इक्वेशन कैसे आप डिफाइन करोगे, t की इक्वेशन डिफाइन करने के लिए जो आपकी सरफेस वाली यानी s इक्वेशन होगी उसमें जो भी x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर के कोऑर्डिनेट होंगे उसमें से x y z को आप लिखे रहने दीजिए और एक एक एक्स वाई जेड को अल्फा बीटा गामा यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से, यानी एक्स स्क्वायर है तो उसमें से एक एक्स आप अल्फा से एक्सचेंज कर दीजिए, बाकी एक्स एज इट इज लिखा रहने दीजिए। सेम गोज विथ वाई एंड सेम आपको करना है जेड के साथ। तो उस तरह कर देंगे और फिर आप अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी टी वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये तीनों इक्वेशन आप निकालने के बाद आराम से क्या करिए, बस कुछ नहीं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस इंटू S1 लिख दीजिए, है ना। जो भी इक्वेशन आएगी, क्योंकि एस छोटा छोटा तो आएगी नहीं, इस तरह से बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी। इन इक्वेशंस को अगर आप लिख देंगे इस तरह से तो आपकी क्या बन जाएगी, ये देखिए ये वाली इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, ठीक। जो कि क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन ऑफ सरफेस एस विथ वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा। तो काफी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई लेकिन बहुत ही इजी है, एक बार समझ आ जाए तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग। इजी टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको दे दे तो बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता, सरफेस उठानी होती है ना, और उसके बाद उस सरफेस की इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से एक्सचेंज करके एक बार लिख देना होता है, S1 मिल गया। फिर एक एक x को और एक एक y को और एक एक z को आप एक्सचेंज करके लिखोगे और बाकी के x y z रहने दोगे एज इट इज, हाँ। तो आपको t मिल गया। अब कुछ नहीं, जो आपको t मिला है उसका स्क्वायर कर दो और इक्वल रख दो s इंटू S1 के बराबर, यानी s और S1 के प्रोडक्ट के बराबर। तो वो आपकी क्या मिल जाएगी, आपकी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन होगी और वही आप पीछे पलट के देखोगे बुक में तो आपका आंसर भी रहेगा। सो ये आर्टिकल आपका यहीं पे खत्म होता है। थोड़ा सा हौच पौच हो गई लिखने में, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपने पहला पेज नोट डाउन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया लगा दे रहा हूं, कर लीजिए आराम से, इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब ये वाला पेज भी आप आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो एनवेलपिंग कोन है इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।